हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज, जिसमें आज ये 23rd नंबर का लेक्चर रहेगा। और एज यूजुअल हम टोटल 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वाज और वर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन एंड कोलैप्स ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की कोलैप्स के पीछे क्या क्या रीजंस हैं, आपको ये बताना है। 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। Apparently no change in the theory of kingship, absence of rule of succession, wrongful southern policy of the Mughals, neglect of navy and sea power। तो यहाँ पे एक समरी हम बना लेते हैं कि क्या क्या रीजंस थे जिनकी वजह से मुगल एम्पायर पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। इसमें सबसे पहला है चेंज इन द थियोरी ऑफ किंगशिप। ठीक है, तो जो मुगल थियोरी ऑफ किंगशिप थी ये चेंज होती रही फ्रॉम टाइम टू टाइम। और पहले बाबर के टाइम पे ये थियोरी ऑफ ऑटोक्रेसी थी, उसके बाद फिर हुमायूं के टाइम पे ये बन गया आइडिया ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशन, फिर अकबर के टाइम पे ये बन गया कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन ओरिजिन, फिर इसी तरह से और आगे जाएं शाहजहां के टाइम पे तो इम्पोजिशन ऑफ हिंदू कन्विक्शन ऑफ डिवाइन मोनार्की, और औरंगजेब के टाइम पे तो बिल्कुल ही चेंज हो गई रेस्टोरेशन ऑफ इस्लामिक थॉट। ओके, तो यही रीजन है कि काफी हद तक मुगल एम्पायर का कोलैप्स इसी वजह से हुआ है, जिसमें हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे इनकी किंगशिप में। अलग अलग किंग्स ने अलग अलग थेरीज को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये रीजन ऑब्वियसली था। फिर इसके बाद देयर वॉज नो रूल ऑफ सक्सेशन, कोई भी रूल नहीं था सक्सेशन का, ये भी एक रीजन माना जाता है। फिर थर्ड है मोरल फॉल ऑफ द रिच एंड एरिस्टोक्रेट्स, रूलर्स एंड देयर सक्सेसर्स वर इलिटरेट, और यही रीजन है कि वो सस्टेन नहीं कर पाते थे फोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को। फिर इसी तरह से लॉन्ग वॉरफेयर हो रही थी इनकी सदर्न स्टेट के साथ, और बहुत ज़्यादा खराब सदर्न पॉलिसी थी मुगल्स की। फिर इसके अलावा जो डेक्कन में मराठाज राइज हो गए थे, ये भी एक रीज़न माना जाता है। फिर इनके जो इश्यूज थे मनसबदारी सिस्टम के साथ, जैसे कि जागीरदारी क्राइसिस वगैरह, साथ ही करप्शन बहुत ज़्यादा फैल गया, और जो सैयद ब्रदर्स का राइज हुआ उसके बाद और नादिर शाह ने फिर अटैक किया था, ये सारे के सारे पॉसिबल रीजंस हैं मुगल एम्पायर के कोलैप्स के। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनकी एम्पायर थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और ट्रेडिशनल तरीक़ों से उनको मैनेज नहीं किया जा रहा था, मतलब नहीं एक तरह से मैनेज हो पा रही थी। ओके, फिर इतनी बड़ी एम्पायर के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नहीं मैनेज किया गया, और नेवल पावर को टोटली निगलेक्ट किया गया। और बाद में जब ब्रिटिशर्स आते हैं और जो लेटर मुगल्स हैं उनका तो फिर बहुत ही खराब सीन हो जाता है, और ब्रिटिशर्स के बाद तो पूरे तरीके से मुगल एम्पायर कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट को छोड़ के एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ सक्सेशन, रॉन्गफुल सदर्न पॉलिसी ऑफ मुगल्स, निगलेक्ट ऑफ नेवी एंड सी पावर, ये सारे के सारे बिल्कुल एक्यूरेट एंड प्रिसाइज रीजंस हैं मुगल एम्पायर के कोलैप्स के। तो यहाँ पे आंसर है 2, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट वाज और वर द डेवलपमेंट्स इन द एग्रीकल्चर बाय द टाइम ऑफ लेट मैच्योर हड़प्पन फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए एग्रीकल्चर में लेट हड़प्पन फेज में इंडस वैली सिविलाइजेशन के। द क्रॉप्स गॉट डिफरेंशिएटेड इन द राबी एंड खरीफ, द हड़प्पन पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग सेवरल टाइप्स ऑफ बार्ले, डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस। सारे ही जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल सही हैं और ये मैच करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लेट हड़प्पन फेज के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है अर्ली वैदिक पीरियड प्रैक्टिस्ड। जो अर्ली वैदिक पीपल थे वो इसमें से क्या क्या प्रैक्टिस करते थे, आपको ये बताना है। फर्स्ट है आइडोलेट्री, सेकंड है सैक्रिफिशियल राइट्स, और थर्ड है वर्शिप ऑफ नेचर। तो आइडोलेट्री वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करते थे, सैक्रिफिशियल राइट्स और वर्शिप ऑफ नेचर सही हो जाएगा। देखिए जो सैक्रिफिशियल राइट्स हैं, जो अर्ली वैदिक लोग थे जिनको हम इंडो आर्यंस कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज होते थे सैक्रिफिशियल रिचुअल्स में, और ये एक इनका इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। ठीक है, तो इनके रिचुअल्स में वेरियस चीज़ों की ऑफरिंग्स दी जाती थी, जैसे कि क्लैरिफाइड बटर, ग्रेन्स, सोमा जो कि एक सैक्रेड प्लांट होता था, इनटू द सैक्रिफिशियल फायर। और ये जो सैक्रिफाइसेस हैं ये परफॉर्म किए जाते थे टू कम्युनिकेट विथ वेरियस गॉड्स। ओके, तो ये बिल्कुल सही है। और थर्ड है वर्शिप ऑफ नेचर। तो जो अर्ली वैदिक लोग थे उनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हुआ करता था नेचर के साथ, और वो डिफरेंट तरीके के नेचुरल फोर्सेस या फिर फेनोमेना को पूछते थे। ऐसा इनका मानना था कि गॉड्स प्रेजेंट होते हैं इस नेचुरल एलिमेंट्स में, जैसे कि इंद्रा को उन्होंने एसोसिएट किया था थंडर और रेन के साथ।
उसके बाद अग्नि जो गॉड हैं उनको इन्होंने एसोसिएट किया फायर के साथ, वरुणा जो गॉड हैं इनको एसोसिएट किया वाटर के साथ, इसी तरह से सूर्य को सन के साथ एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो डेटीज हैं इनको फिर प्रेयर्स ऑफर की जाती थी फॉर ब्लेसिंग्स एंड अबेंडेंस। तो यहाँ पे 2 बातें सही है, 2 and 3, आंसर इज बी ऑप्शन। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि अर्ली वैदिक प्रैक्टिसेस में आइडोलेट्री किसी भी तरह के फॉर्म में इन्वॉल्व नहीं थी इन द सेंस ऑफ वर्शिपिंग फिजिकल आइडल्स और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिटीज। तो इनका फोकस ज़्यादातर सैक्रिफिशियल राइट्स के ऊपर होता था और नेचुरल फोर्सेस की वर्शिप के ऊपर, और आइडल वर्शिप की जो डेवलपमेंट है या उनका यूज़ है वो बाद में जाके लेटर पीरियड्स में हम देखते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ओनली 2 and 3। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे समाज और उनके फाउंडर का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है कौन कौन से पेयर सही हैं। आदि ब्रह्मो समाज महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्मो समाज केशव चंद्र सेन, और थर्ड है प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। देखिए, जब राजा राम मोहन रॉय की डेथ होती है उसके बाद जो ब्रह्मो समाज रहता है ये बहुत सारे सेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने इस्टेब्लिश किया होता है आदि ब्रह्मो समाज को, और केशव चंद्र सेन ने इस्टेब्लिश किया होता है भारतीय ब्रह्मो समाज को। ओके, और प्रार्थना समाज को यस आत्माराम पांडुरंग ने इस्टेब्लिश किया होता है। प्रार्थना समाज जो है वो फाउंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन, कब 1867 में। इसका एम क्या होता है, लोगों को बिलीव कराना इन वन गॉड एंड वर्शिप ओनली वन गॉड। ओके, तो यहाँ पे तीनों ही बातें सही लिखी हुई हैं, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, द बर्ड्स not have respiratory trouble at the time of flying at high altitude. What is the reason for this? जो birds हैं वो high altitude पे उड़ती हैं लेकिन फिर भी उनको किसी भी तरीके की respiratory problem नहीं होती, इसका reason क्या होता है? The size of lungs of birds is large in comparison to their body. At higher altitudes, birds fly inactively. Birds have extra air sacs. None of the above is a correct reason. देखिए, फ्लाइंग जब होती है तो जाहिर सी बात है उसमें एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो बर्ड्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इनके जो एयर सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर वो उन्हें फ्रेश रखते हैं। और अनलाइक मैमल्स जहाँ पे जो पुरानी हवा होती है वो निकलती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो बर्ड्स को ये प्रॉब्लम नहीं होती है अपने एक्स्ट्रा एयर सैक्स का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो बर्ड्स के पास क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा एयर सैक्स होते हैं जहाँ पे वो ऑक्सीजन को स्टोर कर सकते हैं और फिर उनका यूज़ करते हैं उड़ने में, यही रीज़न है कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है रिस्पायरेटरी। ठीक है, तो आंसर है बर्ड्स हैव एक्स्ट्रा एयर सैक्स। तो इसी के साथ हमने आज के 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप कि आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। साथ ही आप मेरे साथ रोज़ रेगुलर बेसिस पे ये भी सीख रहे होंगे कि किस तरह से आपको हर स्टेटमेंट को एनालाइज करना है और फिर अपने एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना है। तो कल फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।